हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम भारतीय पुनर्जागरण यानी इंडियन रेनेसां के टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। इसमें हम आज ब्रह्म समाज के बारे में और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भारतीय पुनर्जागरण वाला टॉपिक है, इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? ठीक है, प्रभावित किया था, किस वर्ग को किया था प्रभावित किया था? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, या फिर शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिक्षित मुसलमान। तो देखिए, जिस जो ग्रुप है उसे पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले प्रभावित हुए वो थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। मिडिल क्लास के जो शिक्षित हिंदू थे वो सबसे ज्यादा ही प्रभावित हुए थे। ठीक है, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज के धर्म सुधारकों ने इस नव विज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। ठीक है, ये इनडायरेक्टली राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जो मतलब भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता थे उन सभी को ही टारगेट कर रही है ये बातें। ठीक है, कि शिक्षित में हिंदू मध्यम वर्ग से ये लोग बिलोंग करते थे। इन्होंने ही ट्राई किया कि अंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित होके अपनी हिंदू धर्म और समाज को सुधारने के लिए जो जो कुरीतियां हैं, जैसे सती प्रथा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, इन सभी को दूर करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तोलकर धार्मिक और समाज सुधार किए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक हो या फिर भारतीय जागृति का जनक हो, आधुनिक भारत के पिता कहा जाए तो वो सभी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था उनको? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष। ठीक है, और युगदूत भी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता था? अभी हमने पढ़ा है, किसको कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को। तो आइए जानते हैं हम राजा राम मोहन राय और उनके बारे में। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एमसीक्यू सेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन के द्वारा बताया जाएगा वो सब भी आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में हम पूरा जानते हैं। राजा राम मोहन राय का जो काल रहा है वो 1772 से 1833 के बीच का रहा है। 1772 में उनका जन्म हुआ बंगाल के, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। ठीक है, और 1833 में उनका देहावसान हुआ था। 19वीं सदी के नव जागरण आंदोलन के प्रमुख आरंभकर्ता, प्रसिद्ध समाज सुधारक, प्रख्यात शिक्षाविद राजाराम मोहन राय 1804 से 14 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा किए थे। ठीक है, 1804 में उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब लगी थी। 1814 तक यानी 10 साल तक वहीं रहे। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया तथा मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांडों का खंडन किया। ठीक है, वो ना एक देववाद को प्रमोट करते थे। ठीक है, एक देववाद, एक ही ईश्वर की पूजा करो, या एकेश्वरवादी। ठीक है, और साथ ही साथ मूर्ति पूजा, बहुदेववाद या फिर जो भी कर्मकांड होते हैं उन सभी का खंडन करते थे वो। राजा राम मोहन राय सामाजिक कुरीतियों को समाज से समाप्त करने के लिए अशिक्षा, अछूतों पर अत्याचार, जाति प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा, नारी शोषण आदि का
जो भी सती प्रथा थी, नारी शोषण था, सबका वो विरोध करते थे। ठीक है, जो जो जैसे बहु विवाह का क्या मतलब है, जैसे एक हस्बैंड है उसकी 5 वाइफ है या फिर 2 वाइफ है, तो ये सब पॉलीगेमी के तहत आता था। ठीक है, पॉलीगेमी के वो प्रबल विरोधक थे और सती प्रथा के विरोधक थे, नारी शोषण के विरोधक थे और जाति प्रथा के विरोधक थे। ठीक है, तथा 1828 में, 1828 याद रखना है अच्छे से, 1828 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जितने भी कुरीतियां हैं इन सभी का एक एक करके वो उन्मूलन भी करते गए। ठीक है, सती प्रथा के उन्मूलन में सबसे बड़ा हाथ राजा राम मोहन राय का रहा है। सती प्रथा एक बहुत ही घृणित प्रथा थी जिसमें अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा ही उसके साथ जला दिया जाता था। ठीक है, और अगर वो अग्नि से निकलने की कोशिश करती थी जलन से, तो उसे डंडे से मार मार के वापस वहीं पे बैठाया जाता था। उक्त कुरीतियों का उन्मूलन उनका उद्देश्य था। फिर 1821 में जो नेपल्स क्रांति हुई थी उनमें सफलता प्राप्त की थी और स्वयं कलकत्ता में एक समारोह किए थे। उन्हीं के प्रयास से 1829 में, ठीक है, 1828 में उन्होंने सती प्रथा का मतलब 1828 में क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। याद रखना है 1829 आता है सती प्रथा का उन्मूलन। फिर आधुनिक बांग्ला गद्य के जनक वे फारसी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता थे। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युग दूत कहा था। ठीक है, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को क्या कहा था? युग दूत कहा था। राजा राममोहन रॉय को यज्ञदूत कहा था। और मुगल शासक थे अकबर सेकंड। हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो वो दी थी मुगल शासक अकबर सेकंड ने दी थी। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके प्रमुख संस्थान। तो राजा राममोहन राय जी के द्वारा स्थापित प्रथम स्थान था जो इन्होंने एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए जिसकी स्थापना की थी वो थी आत्मीय सभा। ठीक है, 1814-15 में की थी। फिर वेदांत सोसाइटी 1816, हिंदू कॉलेज 1817, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820, कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना इन्होंने 1821 में की थी, कलकत्ता यूनिटेरियन। फिर वेदांत सोसाइटी 1816 में खोला था, लेकिन इन्होंने 1825 में वेदांत का कॉलेज भी खोला था। ठीक है, वेदांत कॉलेज। ठीक है, फिर इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी 1828 में। फिर 1829 में इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था और 1833 में देहावसान हो गया था। प्रमुख पत्रिकाएं संवाद कौमुदी थी। हमेशा एग्जाम में आता है, इसीलिए आपको ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, राजा राममोहन राय से जुड़ी हुई एक भी बात नहीं छूटेगी अगर आप ये सेशन कर लेते हैं तो। आज हम मेन इस वीडियो में राजा राममोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती और मेन स्वामी विवेकानंद को देखेंगे। फिर कल हम महादेव गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, सब धीरे धीरे कवर होंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे, सब कवर होंगे आराम से। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार इनकी फारसी भाषा में पत्रिका थी और ब्रह्म क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में पत्रिका थी। इन्होंने 3 भाषाओं में पत्रिकाएं निकाली थी, बांग्ला भाषा, फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषा। सबसे पहले थी बंगाली भाषा में थी संवाद कौमुदी, फिर आता था फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और फिर आता था ब्रह्म क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में। देखते हैं राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो राजा राममोहन राय की प्रथम संस्था कौन सी थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, आत्मीय सभा थी। कब? 1814 से 15 के बीच। हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी के प्रचार के लिए इन्होंने 1814 में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी। ठीक है, राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पे है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इनकी समाधि इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया में नहीं है, इनकी समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय जी की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। क्या बोलते हैं, हाँ, 1804 से 14 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत रहे। 1814 में इन्होंने क्या किया था? आत्मीय सभा की स्थापना कर दी थी। ठीक है, फिर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। जितने भी स्थापनाएं हैं सब हमने देखा है ऊपर, आप बार बार उसे पढ़ें, याद हो जाएगा। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एक भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटेगी।
भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारतीय ब्रह्म समाज की यहाँ क्या बात हो रही है, जब ये पोस्ट राजा राम मोहन राय की बात है, ठीक है। अब ब्रह्म समाज बहुत बड़ा समाज हो चुका था, इसमें अब कई लोग आने लगे थे, ठीक है। तो आगे जाकर ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था, एक केशव चंद्र सेन वाला भाग और ये था देवेंद्रनाथ टैगोर वाला भाग, ठीक है। कुछ आगे की ही बात हो रही है। तो जो केशव चंद्र सेन थे वो ब्रह्म समाज से हटकर भारतीय ब्रह्म समाज की रचना की, मतलब भारतीय ब्रह्म समाज बनाए थे, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक बने थे, ब्रह्म समाज का ही एक पार्ट था। और जो पुराना ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? केशव चंद्र सेन। अब देखते हैं यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए। देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा से स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा, ठीक है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर जो ब्रह्म समाज चला रहे थे उन्हें आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा जाने लगा। आचार्य केशव चंद्र सेन वाले गुट को भारतीय ब्रह्म समाज के या नवीन ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा गया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। फिर जो आदि ब्रह्म समाज से टूट के जो भारतीय ब्रह्म समाज बना था, ये भारतीय ब्रह्म समाज से भी आगे जाके अलग बनेगा साधारण ब्रह्म समाज, जिसमें आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? जब इन्होंने केशव चंद्र सेन ने क्या किया था, बाल विवाह का सपोर्ट किया था, क्योंकि 13 वर्ष की थी इनकी बेटी और इन्होंने क्या कर दिया था, बिहार के राजा थे, कुछ बिहार के राजा, उनके जो भी मतलब राजा से इन्होंने मतलब अपनी छोटी सी कन्या का विवाह एक बड़े से आदमी से करा दिया था, ठीक है। और जो ब्रह्म समाज था ना वो प्रारंभ में इन्हीं सबका विरोध कर रहा था कि जो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली नारी शोषण होता है उन सभी को हटाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फिरंजी कमल बोस के मकान से इसकी शुरुआत की थी। याद रखना है, जब ब्रह्म समाज की शुरुआत हुई थी तो वो फिरंजी कमल बोस के किराए के मकान से शुरुआत हुई थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ताराचंद चक्रवर्ती इनके प्रथम सचिव थे। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? ये आता है क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव थे ताराचंद चक्रवर्ती, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 में शामिल हुए थे, 1843 में, यानी कि राजा राम मोहन राय के देहावसान के लगभग 10 वर्ष बाद। और केशव चंद्र सेन 1857 में शामिल हुए थे, ठीक है। केशव चंद्र सेन जो थे वो बाल विवाह के समर्थक रहे थे, इसीलिए देवेंद्रनाथ ने इनसे उपाधि छीन ली थी आचार्य की। केशव चंद्र सेन अलग हो गए, इन्होंने भारतीय समाज की रचना की और भारतीय समाज की मतलब भारतीय ब्रह्म समाज की संस्थापक बने। और फिर उसके बाद जब इन्होंने अपनी 13 साल की कन्या का विवाह कर दिया बिहार के राजा से, तो फिर जो शिवनाथ शास्त्री थे और आनंद मोहन बोस थे, इन्होंने क्या किया था, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत? ये उसी सिद्धांत पर आधारित है जिस सिद्धांत के प्रचार के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। एक देववाद पर आधारित है। आज भी ये एक देववाद पर ही आधारित है, ठीक है, ब्रह्म समाज। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। राजा राम मोहन राय किसका विरोध नहीं किया करते थे, किसका विरोध नहीं करते थे, ठीक है। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। तो ये बाल विवाह के प्रबल विरोधक थे, सती प्रथा के भी प्रबल विरोधक थे, मूर्ति पूजा के भी प्रबल विरोधक थे। पाश्चात्य शिक्षा को ये पॉजिटिव वे में लेते थे। ये सोचते थे कि ये एक शिक्षा की ऐसी प्रणाली है जो हिंदू धर्म की जो भी कुरीतियां हैं उसे दूर करने में सहायता कर सकती है, ठीक है। तो ये पाश्चात्य शिक्षा को हमेशा पॉजिटिव वे में लेते थे। जो इंग्लिश शिक्षा रहती थी, अंग्रेजों की शिक्षा रहती थी, ठीक है, विदेशी शिक्षा रहती थी, उसको। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है।
भारतीयों के देश में प्रशासन में भाग दिला सकती है, मतलब भारतीयों को देश के प्रशासन में भी ये हिस्सेदारी दिला सकती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे? 19वीं शताब्दी की बात हो रही है ना, कि उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो 19वीं शताब्दी, ये तब की बात हो रही है जब 1893 का विश्व संसद समाप्त हो चुका था। विश्व संसद में क्या हुआ था ये हम आगे देखेंगे। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को बहुत ही सकारात्मक पुरुष माना जाता था। ठीक है, ये किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे ये। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म काल क्या रहा है? 1863 से 1902 तक रहा है। उन्होंने शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। 1893 में शिकागो में हुआ था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ठीक है, विश्व धर्म संसद, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहाँ हुआ था? 1893 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिकागो में। ठीक है, मैं अपना एक बहुत ही इनका भाषण फेमस हुआ था। ठीक है, उसी के बाद से ही कहा जाता है कि हिंदू धर्म का प्रचार पूरे विश्व में फैला था, इसीलिए इनको मतलब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदू पुरुष माना गया है। इस भाषा से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना है, ब्रह्म समाज बोलेगा तो राजा राममोहन राय है, दयानंद सरस्वती बोलेगा तो आर्य समाज है, प्रार्थना समाज बोलेगा तो महादेव गोविंद रानडे है। ठीक है, अब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 टू 1883, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। हाँ, के प्रवर्तक स्वामी जो राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, ये वेदों के भी समर्थक थे। ये मतलब जो राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी, उसके भी सपोर्ट में थे, ये वेदों के सपोर्ट में थे। वेदों की और लौट चलो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही कहा गया था। आर्य समाज का ये लोगो है, वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, लोगो नहीं है, मतलब उनका मेन लाइन जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, जो उनका मतलब ये जब प्रचार प्रसार में थे तो ये वेदों की ओर लौट चलो इनका मतलब मुख्य वाक्य बन गया था। ठीक है, आर्य समाज का आंदोलन शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। शुद्धि आंदोलन के तहत इन्होंने क्या किया था? जो गैर हिंदू लोग थे उनको हिंदू धर्म में शामिल किया था। ठीक है, जो गैर हिंदू लोग थे उनको हिंदू धर्म में शामिल किया था, या फिर जो कन्वर्ट हो चुके थे दूसरे धर्म में, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आर्य समाज द्वारा उन्होंने हिंदूवाद का विकास किया तथा जातिवाद एवं सामाजिक विषमता के बावजूद भी एकत्व का अभियान चलाया। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। किसको? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। आज भी आर्य समाज में लोग इंटरकास्ट मैरिज करना होता है तो आर्य समाज चले जाते हैं। ठीक है, आर्य समाज के जो भी ऑफिस होते हैं वहां पे जाके कर सकते हैं शादी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय? ये जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी। बाद में मुख्यालय लाहौर स्थापित किया था। ठीक है, 1875 में बंबई में स्थापित किया, फिर स्थापना की थी, फिर ये बाद में इसे लाहौर लेके गए थे, जिसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद। गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। गुरु का नाम हमेशा पूछते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम पूछेगा तो रामकृष्ण परमहंस थे। ये कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली माँ के पुजारी थे। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी।
इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, झूठे कर्मकांड आदि की आलोचना की और पुनः वेदों की ओर लौट चलो, बैक टू द वेदास का नारा लगाया था। इनके विचार का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलती है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इन्होंने हिंदी भाषा में इसकी रचना की है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत व जन्म पर आधारित जाति प्रथा की आलोचना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया हो। स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन था। ये रामकृष्ण मिशन इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की थी? ये जब शिकागो से आए थे ना, उसके 4 साल बाद की थी। ठीक है, तो इसको इसको राइट से हटा देती हूँ। ये थी जब शिकागो में विश्व धर्म संसद से आए थे 1893 से। उसके बाद 1897 में इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक इनका काल रहा है। रामकृष्ण परमहंस के परम प्रिय शिष्य, सन्यासी, आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद अल्प जीवन काल में ही युग पुरुष बन गए। इन्हें युग पुरुष भी कहा जाता था। ठीक है, ज्यादा ज्यादा टाइम लाइन नहीं रहा इनका, 39 ईयर्स के थे या हाँ 30-40 साल रहे होंगे, 40 लगभग 39-40 साल ही रहा है इनका जीवन काल। 1863 से 1902, तो 39 साल निकल रहा है, 39-40 के बीच ही इनका जीवन काल रहा है। ठीक है, 1893 में ये शिकागो के संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण से सबसे ख्याति प्राप्त किए थे। सामाजिक नव चेतना के प्रवर्तक विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ था। मूल नाम भी याद रखना है आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का हमने मूल नाम पढ़ा, मूल शंकर था उनका मूल नाम, और स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्रनाथ। महाराज खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्रनाथ दत्त ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। खेतड़ी के महाराज थे। ठीक है, खेतड़ी के महाराज थे, इनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। विवेकानंद उन्होंने क्यों सुझाया? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक कम उम्र का मतलब बालक है या फिर युवा है, ये इतना विवेकी कैसे हो सकता है? विवेकी, ठीक है, बहुत ही शांत, बहुत ही काम माइंड के थे ये। ठीक है, तो इन्होंने इनका नाम विवेकानंद सुझाव दिया था, उसके बाद से इनका नाम विवेकानंद रखा गया। 1896 में रामकृष्ण मिशन का संगठन किया तथा कलकत्ता के निकट वेल्लूर, पश्चिम बंगाल में आश्रम की स्थापना की थी। इसकी शाखाएं बनारस, मद्रास में भी थी। 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता उनकी शिष्या थी। ये मार्गरेट नोबल कहाँ से निकल के आती है? जब विश्व धर्म संसद में गए थे ना, तो ये मार्गरेट नोबल वहीं से इनसे प्रभावित हुई थी। ठीक है, फिर बाद में इनका नाम इन्होंने सिस्टर निवेदिता रख दिया था, या भगिनी निवेदिता। स्वामी जी को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। और ठीक है, और उन्होंने राजा राम मोहन राय को क्या कहा था? युग दूत कहा था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत, अंग्रेजी में उद्बोधन, बंगाली में नामक पत्रिकाओं, दो पत्रिकाएं चलती थी, एक इंग्लिश एक बंगाली। ठीक है, एक थे प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में और एक था उद्बोधन बंगाली में। ठीक है, राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, स्वराज्य शब्द किसने दिया था? स्वराज्य शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, याद रखना है चीजों को, ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया। ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने। ठीक है,
इन्होंने ये सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे तो इससे भी अंग्रेजी सत्ता को चोट पहुंचाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि उनका भारत में रहने का मेन उद्देश्य तो यही था, व्यापार। अगर हम उनकी चीजों को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो उनका यहाँ रहने का क्या एम है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।